हेलो एवरीवन। क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हर्षित। गुड लास्ट क्लास में इवनिंग क्या किया सर। था? गुड इवनिंग इंशिया, क्या किया था? सर टेम्पररी बर्थ कंट्रोल मेथड्स बताए थे आपने और उसमें हमने इम्प्लांट्स तक कर लिया था। ठीक है, इम्प्लांट तक बता दी तो मतलब टेम्परेरी सभी मेथड बता दी। यस सर, अब परमानेंट करने थे। अब देखो परमानेंट मेथड में आते हैं, है ना। तो हेडिंग डालेंगे परमानेंट सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो परमानेंट मेथड में दो मेथड है ना। मैं दिखाता हूँ, दोनों डायग्राम दिखाता हूँ। प्रोडक्ट जस्ट मिनट में अभी आपको हाँ ये देखो परमानेंट मेथड है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, अक्सर पूछा जाता है। अक्सर आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है। चलो समझते हैं बात को। तो परमानेंट मेथड में ये परमानेंट मेथड होता है। इसमें करते क्या है, आपको रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पर देखो मेल्स में क्या करते हैं कि मेल्स में ये जो वास्ट डिफरेंस होती है इसको कट करते हैं। कट करने माइनर सा ऑपरेशन होता है ना। टेलीस्कोपिक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग ये ऑपरेशन करते हैं। माइनर ऑपरेशन होता है, दो जगह छेद करते हैं इधर उधर, है ना, स्टमक के थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पर ये दोनों को कट करते हैं और ऐसे टाइट कर देते हैं, है ना, वास्ट डिफरेंस को टाइट कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है, स्पर्म बनते तो हैं लेकिन स्पर्म वास्ट डिफरेंस तक ही आ पाते हैं और ये बाहर रिलीज नहीं हो पाते हैं। तो स्पर्म रिलीज ही नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी इसमें वास्ट डिफरेंस कट कर देते हैं। वैसेक्टोमी करते हैं मेल में। इसी तरह से फीमेल में हम लोग करते हैं ट्यूबिक्टोमी। ट्यूबिक्टोमी हम लोग करते हैं फीमेल में। तो फीमेल में क्या किया जाता है कि फीमेल में इस तरह से यहाँ से ओवर रिलीज हुआ और या फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब का जो एंड होता है इसको यहाँ पे कट करके टाइट कर देते हैं, और जिससे कि एक यहाँ तक यूट्रस तक नहीं पहुँच पाता और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो वैसेक्टोमी और ट्यूबिक्टोमी ये परमानेंट मेथड है जिनपे 0% चांस होते हैं इसके कंसीवमेंट के। ठीक है, नोट कर लो ये। सर तो जो वो एग रिलीज होते हैं वो खुद वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना? एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो हमने पहले पढ़ा होता कि एग और स्पर्म दोनों ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नोट करेंगे। This is the, these are the permanent and sure, permanent and sure birth control method. Full stop.
It involves removal of a short segment of each. It involves the removal of short segment of each. Vas difference in male and fallopian tube in female. And tying up of remaining end, tightly tying up of remaining end tightly with surgical thread. Full stop. Next one. Sperm are still produced सर टाइटली के बाद क्या था? tightly, tied up remaining end tightly with surgical thread. Next point. Sperm are still produced but reabsorbed in body. Sperm are still produced but reabsorbed in body. Full stop. The same thing happened with ova. Okay? It's a minor surgical operation which is done with laparoscopy. A minor surgical operation which is done with laparoscopy. ठीक है, तो ये थे हमारे सर ये क्या है? लेप्रोस्कोपी में क्या होता है, जो मैं अभी बता रहा था कि अब पूरा पहले क्या होता, पूरा पेट फाड़ना पड़ता था ऑपरेशन करने के लिए। अब क्या करते हैं, स्टमक वाले पार्ट में 2 जगह छेद करते हैं। यहाँ पे छेद करने के बाद यहाँ से एक पाइप जैसा डाल देते हैं। पाइप के अंदर रोबोट होता है, रोबोट ही कट करता है और वही रोबोट क्या करता है, थ्रेड बांधे, और उसमें लगा होता है एक वो क्या बोलते हैं, कैमरा लगा होता है। वो कैमरा और रोबोट का जो फंक्शन होता है, वो कैमरा दिखाता रहता है और उसको स्क्रीन में डॉक्टर बैठ करके क्या करता है, वो करता रहता है, कंट्रोल करता रहता है। उसको लैप्रोस्कोपी कहते हैं। सिर्फ 2 छेद होते हैं, पंक्चर किए जाते हैं 2 जगह। इससे माइनर ऑपरेशन है, मतलब जल्दी से पेशेंट ठीक हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सर तो जो मतलब ये अगर वापस ऑपरेट करके भी पहले जैसे नहीं बना सकते हैं ना? हाँ, क्या-क्या? सर वापस ऑपरेट करके भी पहले जैसे नहीं बनाया जा सकता ना? कर सकते हैं, बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, खोल सकते हैं, बट थोड़ा मुश्किल है, चांसेस भी कम होते हैं, मतलब 100% नहीं कह सकते हो। ठीक है, मतलब ये ओके ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, ट्यूब ओपन हो जाती है, ऐसा नहीं है, इसको दोबारा ओपन किया जा सकता है। ठीक है, बट मतलब श्योरिटी नहीं होगी कि दोबारा फर्टिलाइजेशन होगा नहीं होगा। ओके सर। अब आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एमटीपी। अब एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या चीज़ है, तो बता सकते हैं? पिल्स लेके फीटस को। अच्छा, नोट करो, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको हम एमटीपी कहते हैं। ठीक है, आप देखो एमटीपी में क्या करते हैं हम लोग, एमटीपी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। लेमन लैंग्वेज में इसको एबॉर्शन के नाम से जानते हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि पहले क्या था, ये इस पे कोई लॉ नहीं था। आज की डेट में एमटीपी पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है। ठीक है, डॉक्टर के ऊपर भी एक्शन होगा अगर ये इलीगल हुआ। तो इंडिया में ऐसा क्यों करना पड़ गया? इंडिया में फीमेल फिटिसाइड,
मतलब कि लोग क्या करते थे, अगर फीमेल फीटस होता था तो उसको अबॉर्ट करा देते थे। तो जब गवर्नमेंट को पता चला कि ये एक बहुत बड़ा एक कारण है जिसकी वजह से सेक्स रेशियो इंडिया में अनबैलेंस हो रहा है। राजस्थान और हरियाणा 2 ऐसे स्टेट थे जहाँ सेक्स रेशियो पूरे कंट्री से सबसे बहुत कम। एवरेज सेक्स रेशियो आज की डेट में 947 है, करंट मैं आपको बता रहा हूँ करंटली। 933 पहले था। जिस ज़माने में 933 सेक्स रेशियो था इंडिया का एवरेज, उस ज़माने में हरियाणा का 647 के आसपास था, ये रेशियो 650 के आसपास। बहुत डिफरेंस था एवरेज में। राजस्थान का भी ऐसे ही हाल था, फीमेल फीटिसाइड। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने बैन किया अमीनोसेंटियासिस, मैंने आपको पढ़ाया जो। अमीनोसेंटियासिस पे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि कोई भी अमीनोसेंटियासिस करके ये नहीं बताएगा कि ये मेल है या फीमेल फीटस है। आप सिर्फ उसकी हेल्थ की जानकारी लीजिए और उसको रिवील कीजिए। अगर आपने रिवील किया तो आपको समस्या होने वाली है ना? फिर क्या हुआ? तो लोग यही करते थे, पहले फीमेल एमिनोसेंटेसिस कराते थे, फीमेल फीटस हो तो उसको अबॉर्ट कर दिया, है ना? तो गवर्नमेंट ने उसको वो दूसरे बात, अब चाहे मेल फीटस हो चाहे फीमेल फीटस हो, जब तक कि वो इमरजेंसी नहीं है, तब तक आप उसको अबॉर्ट नहीं करा सकते, है ना? डॉक्टर पूरा डॉक्यूमेंट लेता है, इमरजेंसी लेता है और इमरजेंसी और पूरा डिस्क्राइब कर मेंशन करता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट एमटीपी के लिए, ठीक है? तो ये एक लीगल इश्यू है आज की डेट में, इट्स नॉट ईज़ी, है ना? नोट करिए। सर मतलब एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी में भी अबॉर्शन नहीं हो सकता ना? वो वही तो बोला कि दैट इज़ कॉज़, दैट इज़ अ रियल कॉज़, मतलब दैट इज़ जेन्युइन कॉज़, है ना? बिल्कुल। और फीटस है, फीटस डिफेक्टेड है, अब बताओ क्या करोगे? तुम्हें पता है कि परमानेंटली हैंडीकैप रहेगा, डॉक्टर पहले बता देता है। तो दैट इज़ द देयर इज़ जेन्युइन रीज़न फॉर अबॉर्शन। मतलब एक फीटस है, वो ज़िंदगी भर एक हैंडीकैप्ड रहेगा, उसके हाथ-पैर काम नहीं करेंगे। तो इससे बढ़िया है ऐसे लोग सर्वाइव ना करें, है ना? ऐसे नहीं सर, मतलब एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी में वो मतलब नहीं है सर, मैं मतलब मैं समझ गया। एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, लेकिन वो मेंशन करना पड़ेगा उसको कि दैट इज़ एक्सीडेंटल, समझ गया ना? ओके, अनमैरिड फीमेल, है ना? ये सर वही तो है। हाँ, तो वही बोलूँ दैट देयर इज़ अ कॉज़, देयर इज़ अ रीज़न, है ना? देयर इज़ अ सॉलिड रीज़न। तो वो ऐसे केसेस में तो वही गवर्नमेंट ये कहती है कि देयर शुड बी अ सॉलिड रीज़न, देयर शुड बी अ वैलिड रीज़न बिहाइंड इट, है ना? विदाउट एनी वैलिड रीज़न अगर पता चल गया तो डॉक्टर भी जाएगा और जो जो बंदा करेगा वो तो मतलब जो करवाएगा वो तो जाएगा। डॉक्टर को भी जेल जाना पड़ेगा, है ना? स्ट्रिक्ट लॉज़ है इसके बारे में, ठीक है? नोट करेंगे। इंटेंशनल और वॉलंटरी एमटीपी होती क्या है? क्योंकि आपको तो डेफिनिशन भी लिखना पड़ेगा। इंटेंशनल और वॉलंटरी, इंटेंशनल और voluntary termination of pregnancy, termination of pregnancy before before fetus become viable, before fetus become viable is called medical termination of pregnancy, is called medical termination of pregnancy, or we also call it induced abortion, ठीक है? It is also a great evil, नोट करेंगे। नियरली 45 to 50 million, nearly 45 to 50 million induced abortions are performed every year all over the world, which is one fifth of which is one fifth of total conceived, which is one fifth of total conceived pregnancies. आप समझिए, तो टोटल जो वन फिफ्थ कंसीव्ड प्रेगनेंसी है उनमें से ये इतना जो पोर्शन होता है दैट इज एमटीपी, है ना? तो इट्स अ ग्रेट रेशियो, मतलब आप ये समझिए कि 20% जो बच्चे हैं तो प्रेगनेंसी के बाद 20% अबॉर्ट कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा रेशियो बन जाता है, ठीक है? यस सर। अब चलो नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? एमटीपीज़ आपको बता दिया मैंने। नोट करेंगे, एक इसमें और नोट करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP in 1971. Government of India legalized MTP in 1971, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि 1971 में इसको लीगलाइज कर दिया, जो मैंने आपको अभी बात बताई, है ना, कि ऐसा नहीं कि आप कोई भी अपने मन से कैसे भी कोई भी डॉक्टर की हेल्प से ऐसे MTP को इंड्यूस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए लॉज है, उसके लिए आपको एक सॉलिड रीजन होना चाहिए और डॉक्टर उस पर रिपोर्ट बनाएगा और डॉक्टर वो रिपोर्ट सबमिट करेगा और बताएगा कि इन्होंने, और पूरा उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, है ना। इवन ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि जिसकी MTP हो रही वो जो बंदा है उसकी वाइफ और हस्बैंड दोनों है कि नहीं है, दोनों का आधार कार्ड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कर दिया। नेक्स्ट, इसी में एक पॉइंट और लिख लेना, नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नीट के एंगल से, ठीक है। तो MTPs are considered to be safe. MTPs are considered to be safe during first trimester of pregnancy, or during first trimester of pregnancy, or 12 week of pregnancy. ठीक है, चलो एक चीज और आ जाते हैं, STD क्या होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, नोट करो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नोट करेंगे। डिजीज और इन्फेक्शन, डिजीज और इन्फेक्शन, जैसे एड्स, HIV, है ना, डिजीज और इन्फेक्शन which are transmitted through sexual intercourse, which are transmitted through sexual intercourse with infected person are called sexually transmitted disease. Sexually transmitted disease. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं VD, वेनरल डिजीज बोलते हैं, और या तो STD बोलेंगे और वेनरल डिजीज, और इन्हीं को RTI बोलते हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तीनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा, RTI, VD और STD तीनों एक ही चीज, सेम चीज। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर STD may be बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, नेमेटोड, एटसेट्रा। नीचे एक नोट करके लिखेंगे, नोट, though all the persons are vulnerable, though all the persons are vulnerable to these infections, but their incidence are very high between the age of 15 to 24. कुछ STD और उनके पॉजिटिव इंसिडेंस के बाद क्या था? incidence is very high among incidents are very high among the age group of 15 to 24. अब देखो, एड्स जिसको हम सिंड्रोम कहते हैं, ये HIV वायरस से होता है,
है ना? HIV इसका वायरस हो गया, इसको HIV भी कहा जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना? तो HIV हमारा होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV हो गया, ठीक है? नेक्स्ट एक बीमारी होती है गोनोरोइया, नाम सुना होगा आपने, यस। GONORRHOEA, गोनोरोइया, है ना? गोनोरोइया जो होती है, ये एक बैक्टीरिया से होती है, इसका बैक्टीरिया है निजेरिया गोनोरोइया, मैं लिख देता हूँ, NISSERIA, GONORRHOEAE, निजेरिया गोनोरोइया, ठीक है? तो निजेरिया गोनोरोइया से डिसीज होती है गोनोरोइया। नेक्स्ट डिसीज है सेफेलिसिस। सिफिलिसिस, सिफिलिस किससे होती है? ये होती है ट्रिपेनोसोमा पैलेडियम से, ये भी बैक्टीरिया है। याद रखना है बैक्टीरिया है ऊपर वाला, कई बार ऐसे ही पूछ जाता है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है? दूसरा वाला भी बैक्टीरिया है, ट्रिपोनिमा पैलेडियम, PALIDIUM, ट्रिपोनिमा पैलेडियम। और एक बीमारी है, ये तो जानते हो, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी एसटीडी है, याद रखना, ये हेपेटाइटिस बी वायरस से ही होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से ही होता है हेपेटाइटिस। और एक बीमारी है स्कैबीज, स्कैबीज, स्कैबीज जो होती है, ये सार्कोपेट स्कैबीज से होती है, सार्को। सर स्केबीज तो बिना मतलब इंटरकोर्स के भी हो जाती है। देखो वो तो HIV भी हो सकता है ना, नहीं हो सकता? मतलब अगर किसी के पेरेंट्स को है फिर चाइल्ड में ट्रांसफर। हाँ, तो और क्या, पहले क्या होता था, पहले वो सेम रेजर ये लोग यूज करते थे विदाउट ब्लेड वाला, तो उससे फैल जाता था, सिरिंज से फैल जाता था, है ना? बाद में डिस्पोजेबल वाला सिस्टम आ गया, है ना? तो स्टार्टिंग में एड्स एक हैवॉक था, जैसे आज की डेट में कोरोना है, ऐसे एड्स को ट्रीट किया था व्हेन आई वाज चाइल्ड। नहीं नहीं सर स्केबीज ऐसे नहीं सर, मतलब गंदगी में रहने से भी हो जाती है स्केबीज। इसके बीच इन्फेक्टेड पर्सन से ही होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, मतलब खुद में जर्मिनेट नहीं होने वाली डिजीज, ये सब एसटीडीज। सर तो जो ग्रोइंग रीजन में मतलब डॉक्टर्स बोलते हैं कि स्केबीज आती है, जैसे हॉस्टल्स में यूजुअली होती है। में भी हो सकता है, इसके और भी बहुत सारे वैरायटीज हो, है ना? ऐसा होता है जैसे टीबी है, टीबी का एक सिम्टम थोड़ा ना है, टीबी बहुत सारे टाइप की होती है ना? लेकिन ट्यूबरक्लोसिस हम जिसको जानते हैं तो वो होता है, वो लंग्स के थ्रू होता है ना? तो लेकिन टीबी यूट्रस की भी होती है, बहुत सारे बॉडीज की पार्ट की होती है। सर वो लिखा क्या है सरकोप्टेस, उसके बाद क्या? सर लिखा क्या है वो? सार्कोप्टिस, सार्कोप्टिस, SARCOPTES, सार्कोप्टिस स्कोबीज, SCABIEIS। सर वैसे ये जो एड्स का वायरस है HIV, ये सबसे पहले कैसे हुआ होगा? कुछ लोगों का मानना है कि जैसे आज की डेट में ये बातें चल रही हैं कि ये चाइना ने बनाया हुआ है, ऐसे माना जाता है कि रिसस मंकी में अमेरिकन्स कुछ रिसर्च कर रहे थे, किसी पर्टिकुलर वैक्सीन का रिसर्च कर रहे थे, और इसका ओरिजिनेशन पॉइंट या तो साउथ अमेरिका है या तो साउथ अफ्रीका है। इन दो में से किसी लैब में अमेरिकन साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, और इन्होंने किसी वैक्सीन का फॉर्मेशन किया, वैक्सीन को टेस्ट किया ह्यूमंस में। इस तरह से रिसस मंकी से ये वायरस ह्यूमंस में नहीं पाया जाता था, ये वायरस रिसस मंकी में पाया जाता था, रिसस मंकी से वायरस ह्यूमंस में आया, ऐसा माना जाता है। ओके सर। लेकिन उस बात को दबा दिया गया क्योंकि ज़माना कुछ और था, तब कम्युनिकेशन इस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था। नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क इतने ज़्यादा नहीं थे, और अमेरिका पावरफुल तब और था, आज भी है, ऐसा नहीं है। तो आज भी अमेरिका आज की डेट में भी एक प्रोग्राम चलाता है, ये NMD, नेशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ओके? वो बैंड है पूरे वर्ल्ड में, स्टार वार प्रोग्राम है वो, बैंड है। बट अमेरिका चलाता है, तो उसे कौन रोक सकता है? चाइना आप देख लीजिए, चाइना ने कोरोना फैला दिया, कोई कुछ नहीं कह पा रहा। द ओनली सर 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 मेरा कल से और आज से थोड़ा सा डाउट है, मतलब कल जो आप पढ़ा थे ना वायरस। ए वो बाद में पूछना, वो वाला नहीं मत सर पूछना। वो छोटा सा बात, वो मुझे पूछना था कि वो कोरोना में RNA होता है या DNA होता है? क्या? कोरोना वायरस में DNA होता है या RNA? कोरोना वायरस DNA वायरस है। और ये HIV नहीं सर, आप HIV अच्छा रेट्रो, HIV रेट्रो वायरस है।
आरएनए वायरस। ओके ओके। ये रेट्रो है, ये सर रेट्रो है। कोरोना को आरएनए नहीं है, ये अपनी जो म्यूटेशन करता है उसमें। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो ये जितने वायरसेस है ना, ये हम लोग अभी जेनेटिक्स पढ़ लेंगे ना, जेनेटिक्स है ना, ट्रांसलेशन पढ़ लिया जाए तब समझ में आ जाएगा। पढ़ाऊंगा मैं डिजीज में भी कि कैसे कैसे ये एचआईवी का है आपके सिलेबस में, एचआईवी कैसे इन्फेक्ट करता है ना। एक्चुअली क्या है कि ये कुल मिलाकर के चाहे आरएनए वायरस हो चाहे डीएनए वायरस हो, इनका करना क्या होता है कि ये बनाएंगे डीएनए ही। अगर आरएनए वायरस भी है तो पहले वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पड़ेगा। अब इसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मुझे पढ़ाना पड़ेगा एक्चुअली, है ना। तो मैं वहां पे बता दूंगा कि वायरस कैसे काम करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। कोई भी वायरस, चाहे कोई सा भी वायरस दुनिया को, वो बिना डीएनए के सर्वाइव नहीं कर सकता। जो जैसे एचआईवी का वायरस है तो उसमें कॉम्पोजिशन तो उसका क्या है, प्रोटीन प्लस आरएनए, है ना। लेकिन पहले वो बॉडी में जाता है किसी ह्यूमन के, अपने आरएनए से डीएनए बनाता है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर वो क्या करता है कि डीएनए से फिर आरएनए बनाता है दूसरा वाला, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर क्या करता है कि आरएनए से प्रोटीन बनाता है, उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो जो आरएनए वायरस है तो वैसे काम करते हैं, जो डीएनए वायरस होते हैं उनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना पड़ता। ठीक है। फ्लू का वायरस जो था जिससे इसको बनाया गया वो एक्चुअली डीएनए वायरस ही था। हमारा जो फ्लू का वायरस है वो यू वायरस, उनको यू वायरस बोलते हैं। अर्चित पढ़ाया था ना टाइप्स ऑफ वायरस। यस सर। तो ऐसे होता है। तो चलो फिर कभी जब वायरस पढ़ाएंगे ना, जब डिजीज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वगैरह पढ़ाऊंगा, तब मैं से पूछ लेना कैसे काम करता है। और हमारी मतलब एड्स का जो है, एचआईवी का और कैंसर की, दो डिजीज की साइकिल भी है, वो बताऊंगा मैं। चलो अब आ जाते हैं इनफर्टिलिटी क्या होती है। सिंपल है। इनफर्टिलिटी क्या होती है बताओ भाई जल्दी हर्षित। फर्टिलाइजेशन की जब कोई कैपेबल नहीं है आर्यन मेल्स। बोला करो भाई, तुम कम पूछते हो हैं। डोंट हेजिटेट। इनफर्टिलिटी क्या होती है, सिंपल है यार। देखो, स्पर्म और एग मिलकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। दोनों मिलकर के एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट आगे जाके इम्प्लांट हो जाता है। पूरी कहानी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जाइगोट जाके इम्प्लांट हो जाता है। अब देखो भाई साहब क्या सिनेरियो है कि या तो क्या हो सकता है, स्पर्म के काउंट कम हो जाए तो स्पर्म एग से फ्यूज नहीं हो पाएगा। स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाए तो नहीं फ्यूज हो पाएगा। स्पर्म में ये वायबल नहीं है, ये रिलीज होने के बाद क्या है, ज्यादा देर तक सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, तो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते पहुंचते मर गए, वायबल ही नहीं है। तो ये हो सकता है मेल के टर्म्स में। फीमेल के टर्म्स में क्या होता है, एक वायबल नहीं है, एक बना तो रिलीज भी हुआ लेकिन उसमें वायबल नहीं है, ठीक है ना। एग हेल्दी नहीं है, ठीक है। एग का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, नो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। और क्या हो सकता है, ठीक है, हार्मोन्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है इनफर्टिलिटी, अब एग और स्पर्म तो मिल गए लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर इम्प्लांट करने के, चलो इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांट करने के बाद, है ना, जो यहाँ पर फीटस है, ठीक है, फीटस, तो फीटस प्रॉपर फीटस सरवाइव नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं सरवाइव कर पा रहा, यूट्रस होस्टाइल है कि नहीं। बहुत सारे रीजन हो गए ना। तो यस ये सब रीजन कुल मिलाकर के क्या करते हैं कि कोई भी फीमेल फाइनली किसी ऑफस्प्रिंग को बर्थ नहीं दे पा रही, दैट इज इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी फीमेल के एंड पे भी हो सकती है, मेल के एंड पे भी हो सकती है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि इम्प्लांटेशन ना हो पाए या यूट्रस इतना कैपेबल ना हो कि उस फीटस को बियर कर पाए, है ना। तो दैट आर द कॉज, और ये सब कॉज मिलाकर के इनफर्टिलिटी क्रिएट करते हैं। नोट, सर वो वायबल के बाद क्या लिखा है ओवम के नीचे। fetus do not survive as uterus is hostile। नहीं अच्छा सर वो वहाँ नहीं ऊपर, अच्छा है वायबल वायबल नहीं है, कहाँ पे, अच्छा वायबल नहीं है, फिर ऊपर वायबल। वायबल नहीं है, फिर हेल्दी नहीं है, ओके ओके। डिफेक्टेड है, ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा, हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पा रहे। नोट करेंगे। All over the world including India, in all over the world including India, a large number of couples are infertile. A large number of couples are infertile. They are unable to produce their children. They are unable to produce their children.
in spite of sexual intercourse, such phenomena is called infertility. ठीक है, अब देखो, अब जो लोग इनफर्टाइल हैं, है ना, तो उनको सपोर्ट करती कौन टेक्नोलॉजी आज की डेट में, है ना, जहां पर ह्यूमन अपने कुछ फंक्शंस को नहीं कर पाता है, या ह्यूमंस की फिजियोलॉजी जहां पे खराब हो जाती है, वहां पर हम कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसको सपोर्ट किया जाए। देखिए, तो ऐसी टेक्नोलॉजीज को हम लोग बोलते हैं एआरटी। एआरटी क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्शन। श्रीनी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। कुछ छूटा हुआ है क्या तुम्हारा? कुछ चैप्टर बीच में तुमने छोड़ छोड़ रखे क्या? वो चैप्टर कुछ क्लासेस मिस किए क्या? नहीं सर, स्टार्टिंग की है। असिस्टेड, देखो, अब यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? सबसे पहला आया, आप सब जानते होंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जानते हो ना? यस सर। टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या कहते हैं इसको? आईवीएफ। आईवीएफ। अब ये टेक्नोलॉजी इतनी कॉमन हो गई कि दिल्ली में दुकान की तरह है हर जगह। आप देखोगे हर जगह आपको आईवीएफ का बोर्ड दिखाई देगा, हर जगह पे, मेट्रो में, इधर उधर कहीं पे भी, है ना। तो आईवीएफ बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, बहुत ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी। ठीक है, पूछा हुआ था भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, एम्स का और नीट का क्वेश्चन है, इंडिया में कौन सी ऐसी डॉक्टर थी जिन्होंने आईवीएफ किया था? बताओ। पहला आईवीएफ वर्ल्ड में और इंडिया में भी दोनों फीमेल बेबी थे। ठीक है, सर एक तुक्का मार सकता हूँ मैं? हाँ बताओ, तुक्का मारो। सर उनका नाम शायद इंदिरा हो सकता है। सही है? सही है, सब सही है। सर वो आता है ना इंदिरा आईवीएफ करके। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। आई थिंक उनका नाम इंदिरा हिंदुजा था। इंदिरा हिंदुजा आईवीएफ जिन्होंने की थी इंडिया में। और मुंबई के किसी हॉस्पिटल में किया हुआ था, मैं बता दूंगा कौन है वो। पूछा हुआ लेकिन ये क्वेश्चन। चलो, इंदिरा हिंदुजा ही नाम था, और जो फीमेल बेबी थी उसका नाम कुमारी हर्षा था। ठीक है, दूसरा है गैमीट। ये बहुत पूछे गए हैं, ये आपके बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये नीट के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट। देखना जिफ गिफ्ट क्या होता है, और जिफ्ट क्या होता है, आईवीएफ क्या होता है, बहुत ढेर सारे पूछे गए, बहुत बार पूछे गए। आप देखोगे आपको क्वेश्चन पेपर में बहुत मिलेंगे। तो दूसरी टेक्नोलॉजी होती है गैमीट इंट्रा फैलोपियन, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक। इसको हम लोग भाई साहब कहते हैं गिफ्ट। ठीक है, थर्ड नंबर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ICSI। ठीक है, चौथा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। ये सब टेक्नोलॉजी की हेल्प है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, है ना।
तो ये है भाई साहब AIT इसको बोलते हैं, AIT, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, पहली हेडिंग डालो, ये चारों हेडिंग डाल लो और पहली हेडिंग डालो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, नोट करके बताइएगा, चारों टेक्नोलॉजी नोट करके। डन सर। डन, ठीक है। तो पहली हेडिंग डालो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। गिव मी 1 सेकंड। एक मिनट, मैं अभी आपको बताता हूँ व्हाट इज एक्चुअली IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है क्या चीज। देखो मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। चलो समझ में आ जाएगा इसमें। देखो होपफुली कि आपको समझ में आ जाएगा। द प्रॉब्लम इज, अच्छा, व्हाई इट्स प्रोग्राम नॉट टेक्नोलॉजी। एक्चुअली क्या है कि ये सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं होती आर्यन। इसमें IVF में क्या होता है ना कि कई सारी टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं। अभी बताता हूँ कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, है ना। ये पूरा एक सीक्वेंस है, तो ये पूरा एकदम प्रोग्राम चार्ट आउट होता है और जिसके में डेज मतलब टाइमिंग का भी इम्पैक्ट होता है, तो इसलिए हम इसको प्रोग्राम कहते हैं। पूरी प्रोग्रामिंग है, मतलब प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक के बाद दूसरी कोडिंग आती है, दूसरे के बाद तीसरी कोडिंग आती है। वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, एक सीक्वेंस के बाद दूसरा। अच्छा, कोडिंग में भी क्या होता है, टाइमिंग होती है। वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, सीक्वेंस में भी टाइमिंग होती है। टाइमिंग फिक्स है, टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो दिस इज कम्प्लीटली प्रोग्राम्ड। और इसमें डॉक्टर्स डेट देते हैं और डेट मतलब इट्स नॉट दैट मच इजी जितना हम आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में, इट्स नॉट दैट मच इजी। उसके बाद भी फाइनली डॉक्टर बोलता है कि देयर इज अ चांसेस ऑफ, ओनली सक्सेस चांसेस इज 18%। प्रैक्टिकली मैं तुम्हें बता रहा हूँ 18%। कोई भी डॉक्टर सिर्फ एश्योरिटी देता है 18% की, एंड दैट इज द ओनली सक्सेसफुल रेट। जब अगर ये प्रोग्राम प्रॉपर किया जाए तो पहले क्या होता है, पहले क्या होता है, ओवेरियन स्टिमुलेशन बाय हार्मोन थेरेपी। तो अब क्या होता है, फीमेल को हम लोग क्या करते हैं, अब देखो फीमेल को क्या करते हैं, फीमेल को इंजेक्शन देते हैं हार्मोन्स का ओव्यूलेशन के। तो हमें पता था LH जो था, है ना, LH हो गया, FSH हो गया, उसका इंजेक्शन देते हैं। तो उससे क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, फीमेल में एक 1 मंथ में 1 एग ही प्रोड्यूस होता है। जब हम हार्मोन का इंजेक्शन लगा देते हैं तो उसको सुपर ओव्यूलेशन बोलते हैं। वहां पर 3-4 फॉलिकल एक साथ मैच्योर होती हैं और 3-4 एग एक साथ रिलीज होते हैं। तो इन IVF में सुपर ओव्यूलेशन कराते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उस एग को निकाल लिया। देखो एग, ये देखो एग सेपरेशन, है ना। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, ये वैक्यूम पाइप लेकर के, ये देखो ओवरी में हमने सिरिंज डाली, है ना, और यहाँ पे एक हॉलो निडल डाली और हॉलो निडल ला करके वैक्यूम पंप की हेल्प से हमने क्या किया, एग निकाल लिया। ठीक है। अब दूसरा क्या करते हैं, स्पर्म प्रिपरेशन। तो जो भी, अब देखो यहाँ पर समझो, इस मदर से हमने एग निकाला। अब स्पर्म यहाँ से 2 तरह से लिए जा सकते हैं IVF में। अगर इसका जो हस्बैंड है, रियल हस्बैंड है ना, तो वो जो इसका रियल हस्बैंड है
उससे स्पर्म डोनेशन ले लिया, ठीक है। लेकिन कई बार क्या हुआ, मान लो जो मेल है वही इनकैपेबल है, वो भी इनकैपेबल है, तो क्या किया, किसी डोनर से भी, किसी हेल्दी डोनर से भी, एनोनिमस उसको बोलते हैं, एनोनिमस मतलब वो स्टोर करके हेल्दी स्पर्म रखे हुए होते हैं, वो एनोनिमस से ले लिए, ठीक है, स्पर्म। अब क्या किया, एग का टेस्ट ट्यूब में, अब ये फर्टिलाइजेशन हम लोग टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं, है ना, तो टेस्ट ट्यूब में दोनों को फर्टिलाइज कराया, फर्टिलाइज कराने के बाद अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करते हैं, है ना। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखते हैं किस लेवल पे करते हैं, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट डिपेंड करता है, किसी में एक 4 सेल स्टेज में, 8 सेल स्टेज में। तो अब एम्ब्रियो को डेवलप करने के बाद एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं, मदर के यूट्रस में रख देते हैं। तो यहाँ पे जब हम एम्ब्रियो बनाते हैं तो एक एम्ब्रियो नहीं बनाते, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनाते हैं, तो करीब 2 एम्ब्रियो एक साथ रखते हैं। मतलब इसलिए रखते हैं कि अगर एक फेल हो जाए तो एक सक्सेसफुल हो जाएगा। इसीलिए जनरली आप देखोगे आईवीएफ में एक बेबी नहीं होता, आईवीएफ में एक से ज्यादा बेबी पैदा होते हैं। नॉर्मली आईवीएफ जो लोग करवाते हैं उनमें ट्विंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दिस इज कॉल्ड इन विट्रो। क्लियर है? यस सर। नोट करो, टेस्ट ट्यूब बेबी, इसलिए टेस्ट ट्यूब में करते हैं, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब। और इन विट्रो, विट्रो का मतलब ही होता है टेस्ट ट्यूब, इन विट्रो वर्ड का मतलब ही होता है टेस्ट ट्यूब। नोट करिए, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। In this process, ovum from the wife or donor female. In this process, ovum from wife और ये कोई भी हो सकता है, ovum from wife और donor female। अब देखो, अगर यहाँ पे ovum wife पे ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा, तो हम ovum भी ले सकते हैं किसी से, एनोनिमस फीमेल से। ovum और ovum of wife or female donor is removed surgically after hormonal stimulation। फुल स्टॉप, ठीक है। It is then fertilized by her husband or donor males, her husband or donor males or donor males sperm, donor males sperm, full stop। The fertilized zygote or early embryo up to fertilized zygote or early embryo up to 8 cell stage transferred to fallopian tube, popularly this is called GIFT। क्यों? जाइगोट को इंट्रा, अंदर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। नोट करेंगे, दिस इज कॉल्ड जिफ्ट, दैट इज जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, एम्ब्रियो with more than 8 embryo with more than 8 ब्लास्टोमर स्टेज, मतलब इससे भी बड़ा हो गया ब्लास्टोमर, एम्ब्रियो with more than 8 ब्लास्टोमर stage is transferred to uterus। अब 8 से ज्यादा हो गया है ना, 8 प्लस का, तो इसको हम सीधे कहां रख देते हैं, यूट्रस में। ट्रांसफर्ड टू यूट्रस। इट इज पॉपुलरली कॉल्ड IUT। इट इज पॉपुलरली कॉल्ड
आईयूटी। आईयूटी क्या होगा? इंट्रा मतलब इनसाइड, यूट्राइन यूट्रस के अंदर, ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर टू कंप्लीट फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो या तो भाई साहब हम इसको जाइगोट के फॉर्म में रख दें तो क्या बोलेंगे? जिफ्ट, सॉरी जेड होगा, जी नहीं होगा, जेड होगा, जिफ्ट का। अगर हम जाइगोट के फॉर्म में रख दें तो जिफ्ट बोलेंगे, इसको रखेंगे फैलोपियन ट्यूब में। और अगर 8 सेल स्टेज या 8 सेल स्टेज से ज्यादा हम रखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? आईयूटी बोलेंगे। ठीक है, यस सर मतलब ये जिफ्ट और गिफ्ट अलग अलग है ना? हाँ, कि जिफ्ट और गिफ्ट अलग अलग है। आई एम सॉरी, दैट इज गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, ये जिफ्ट है, या हम इसको जिफ्ट बोलेंगे। तो कुल मिलाकर के मैं कहूं आईवीएफ के 2 फॉर्म हो सकते हैं। आईवीएफ 2 तरह से हो सकता है, या तो ये जिफ्ट होगा, अगर जाइगोट को ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, जाइगोट कहाँ रखा जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में, है ना? और या ये क्या होगा? आईयूटी होगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। आपको पता है यूट्रस में जाइगोट तो नहीं रखा जा सकता। यूट्रस में कब यस पहुंचता सर। है जाइगोट? कितने स्टेज में, याद है ना? तो ब्लास्टोसिस्ट। हाँ, ब्लास्टोसिस स्टेज में, और 6 to 8 डेज के बीच में पहुंचता है ना? तो आईवीएफ 2 तरह से हो सकता है, या ये जिफ्ट होगा या ये आईयूटी होगा। क्लियर? यस यस सर। ठीक है, अब भाई एक काम करो, स्टार बना के एक और लिखो, एक यहीं पे पॉइंट लिखो, नीट का क्वेश्चन। द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी was born in England। पूछा हुआ ये भी क्वेश्चन। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी was born in England, जुलाई 25 1978। ठीक है, फुल स्टॉप। इट was a girl named लुइस जॉय ब्राउन। अजीब सा तो नाम है, लुइस जॉय ब्राउन। ठीक है, तो जो पहला था वो इंग्लैंड में किया गया। नेक्स्ट नोट करेंगे, इन इंडिया द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी was born in India। The first test tube baby was born in August 6, 1986, KEM Hospital, मुंबई। ठीक है, शी वॉज कुमारी हर्षा, ये टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम था। शी वॉज कुमारी हर्षा। ठीक है, तो केईएम हॉस्पिटल 1986, कुमारी हर्षा पहली टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया की, एंड वो भी फीमेल है। एंड द डॉक्टर वॉज इंदिरा हिंदुजा, इनका नाम पूछा गया था। द डॉक्टर वॉज इंदिरा हिंदुजा, ये डॉक्टर थी। तो दोनों टेस्ट ट्यूब बेबी जो है फीमेल थी, पहली वर्ल्ड की, मतलब इंडिया की और वर्ल्ड की दोनों। ठीक भाई? सर डॉक्टर मतलब ये इसकी माँ भी थी ना? हाँ, सर इसकी मदर भी थी ना? क्या डॉक्टर इसकी मदर है? नहीं सर, ये पूछ रहा हूँ, ये डॉक्टर ही इसकी मदर भी थी? डॉक्टर ही इसकी मदर थी, ऐसा पूछ रहे हो? यस सर। ये मुझे नहीं पता यार, इतना की स्टडी तो नहीं पढ़ा है। नहीं सर नहीं, आपने अभी जब पहले पूछा था तो आपने क्या बताया था? अरे मैंने बोला भैया ये भी गर्ल थी, ये भी गर्ल थी, मैंने ये कहा, दोनों अच्छा अच्छा लड़कियां। सर, वो मैंने ये लिखा है, मैंने समझा, मैंने सुना कि फर्स्ट ना, ना, डॉक्टर ना, टू ना, हैव अ टेस्ट ट्यूब बेबी, हैव अ मतलब मैंने सोचा वही मॉम है। क्योंकि मैंने इतनी स्टडी नहीं की, बस मैंने इतना मतलब इतना इम्पोर्टेंट भी है नीट के लिए है, तो ऐसा मुझे लगा कि तुमने पढ़ रखा हो शायद। तो ठीक है भाई, अब आ जाते हैं भाई साहब, नेक्स्ट क्या था हमारा? GIFT गिफ्ट। सर गिफ्ट। गिफ्ट, हाँ ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहीं पे डिस्कस करने, सरोगेट मदर जानते हो क्या होता है? यस सर, वो दूसरे फीमेल के उसमें हाँ, डालना। सरोगेसी या सरोगेट मदर, है ना? तो सरोगेसी या सरोगेट मदर क्या होता है कि किसी भी मदर का वोम्ब उधार ले लेना, किराए पे ले लेना, दैट इज सरोगेसी। मतलब कि कोई पर्टिकुलर फीमेल है, ये जरूरी नहीं कि जैसे क्या होता है पर्टिकुलर कोई फीमेल है,
वो चाइल्ड बियर नहीं कर पा रही, उसका यूट्रस ही हॉस्टाइल है, तो इसका मतलब वो कभी मदर नहीं बन पाएगी। तो एक ही तरीका है, या तो ऑर्फनेज से कोई बच्चा गोद ले ले, लेकिन अब कुछ लोग होते हैं उनको अपना ही बच्चा चाहिए, ठीक है? तो व्हाट दे डू, वो किसी फीमेल से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उससे कहते हैं कि मतलब वही जो मदर है उसी का यूट्रस होगा। कौन मदर? जो एक्चुअल मदर उसका यूट्रस होगा, तो उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी बनवाया और उस मदर के किसी जिस मदर का वोम किराए में लिया है उसके वोम में रखवा दिया। उसका अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसको 9 मंथ तक डिलीवरी तक उस फीमेल की केयर करना, उसके खाने का, पीने का, प्लस उसको जितने वैल्यू की, जितने पैसे की उससे बात हुई है, उतना पैसा भी उसको दिया जाएगा, ठीक है? तो सरोगेसी का इंडिया में मैं ये बताना चाह रहा था, सरोगेसी का इंडिया में कोई रूल नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल बिज़नेस का एक रूल होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक करके एक्ट होता है। आई डोंट नो, कॉमर्स वाले ज़्यादा जानते होंगे। कॉन्ट्रैक्ट वाला एक एक्ट होता है, मैनेजमेंट में थोड़ा-बड़ा हम लोगों ने भी पढ़ा। तो जो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ही आजकल, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो ये हो गया कि आपने मुझसे बोला कि मैं 1 साल बाद आपकी ज़मीन खरीदूँगा, आप थोड़ा-सा पैसा एडवांस मेरे से ले लो। हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया कि आप मेरी ज़मीन को तब तक यूज़ नहीं करोगे और आप 1 साल बाद खरीदोगे, और नहीं खरीदोगे तो मैं आपको एडवांस भी वापस नहीं करूँगा। हमारे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना? वो कोर्ट के पेपर पे होता है। वैसे सरोगेसी के लिए अलग से कोई गवर्नमेंट ने लॉ नहीं बनाया एंड दैट इज़ पैथेटिक एक्चुअली। हालाँकि ये कॉमन नहीं है इसलिए इतना लॉ नहीं है, बट दिस शुड बी देयर। चलो, अब आ जाते हैं, गिफ्ट आ जाते हैं। गिफ्ट क्या है? तो सर इसमें जो एग होता है वो ओरिजिनल मदर का होता है? तो देखो, मैं वही बोला ना कि ये सिर्फ? केस दोनों हो सकती हैं। मतलब ओके अगर सर। मदर का यूट्रस होस्टाइल है, तो अब हमने मदर ने क्या किया, ओरिजिनल मदर से ही ले लिया हमने एग, है ना? अब अगर मान लो मदर में ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा, यूट्रस भी होस्टाइल है, मतलब ओवरी रूडिमेंट्री है, यूट्रस होस्टाइल है, तो जो सरोगेट मदर है ना, हम उसका भी एग ले सकते हैं। मतलब उसके एग में और इंसेमिनेशन उसके उसकी बॉडी में करा सकते हैं, ठीक है? उसके फैलोपियन ट्यूब में, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे सर हमने तो देखा ना, ये तो उस मदर का बच्चा हुआ ही नहीं अगर हम एग भी हाँ, सरोगेसी नहीं में हुआ, लेते हैं। नहीं हुआ। तो देखो ना, यहाँ पे भी तो कई बारी क्या होता है, डोनर कई, अभी तो हमने देखा ना कि टेस्ट ट्यूब बेबी में भी भाई एग या तो मदर दे सकती है, और मदर अगर नहीं प्रोड्यूस कर रही तो डोनर भी तो होता है, तो भी तो मदर का बच्चा नहीं हुआ, यस सर, पर सब है ना? इसमें तो अपने अपने अंदर तो रखे ना बच्चा, तो मतलब एक हक बन सकता है कि कहने का, लेकिन सरोगेसी में तो बच्चा ही दूसरा होता है। दिल को सुकून कर मतलब रखने के लिए ख्याल काफ़ी है गालिब। लेकिन ये आप भी जानते हो कि बायोलॉजिकली जिसका एग होता है, जिसका डीएनए होता है, वही बायोलॉजिकली उसकी एक्चुअल मदर है। अपन यस अगर, सर। अच्छा एक बात बताओ, सरोगेसी में एक प्रॉब्लम होती है और इस आईवीएफ में एक प्रॉब्लम होती है। आईवीएफ में अगर फादर कह दे, सपोज दैट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हुआ है, या फिर मान लो किसी डोनर से स्पर्म लिया गया, फादर कह दे कि ये मेरा बायोलॉजिकल सन नहीं है और मैं इसको अपने जहाजात में अधिकार नहीं देता हूँ, बताओ क्या होगा, क्या करोगे? बोलो, है कोई लॉ इंडिया में? नहीं पता ना? नहीं सर। हाँ, नहीं है, कोई नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले तुमने पढ़ा होगा, थोड़े दिन, 2-3 साल पहले, नारायण दत्त तिवारी को जानते हो ना, एनडी तिवारी, यस सर। है ना? एक 45 ईयर के आसपास का एक आदमी था, उसने बोला कि एनडी तिवारी मेरे फादर हैं, नॉर्मल गुड़गांव का आदमी था, ठीक है? बाद में उसकी, हालाँकि उसका मर्डर भी हो गया। अ, और उसने ये करा लिया, क्या, डीएनए सीक्वेंसिंग, समझे? फिंगरप्रिंटिंग, एनडी तिवारी को मानना पड़ गया, मेरा ही बेटा है, समझ गए? यस तो सर। तो जैसे उसने प्रूव कर दिया, इसी तरह से अगर उसका स्पर्म नहीं है, ठीक है, आईवीएफ में, कैसे प्रूव कर पाएगा? नहीं प्रूव कर पाएगा, उसके पास कोर्ट आईवीएफ को, इसको सॉरी, इसको ये इसलिए ये लीगलाइज़ है, आईवीएफ वाली जो प्रोसेस अनडॉक्यूमेंटेड होती है। कोर्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को प्रूफ मानती है, ये भी आपको बता देता हूँ मैं। चलो, फोरेंसिक में बच्चे यही पढ़ते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को प्रूफ मानती है कोर्ट, मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद रखना। और जैसे वो होता है ना, न्यूरो टेस्ट होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, नार्को टेस्ट को गवर्नमेंट प्रूफ नहीं मानती है। ऐसे बहुत सारे बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन टेक्निक को गवर्नमेंट प्रूफ मानती है। तो चलो, अब आ जाते हैं भाई साहब जिफ्ट। तो जिफ्ट है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जिफ्ट क्या है? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, है ना? फैलोपियन ट्यूब में गैमीट ट्रांसफर कर दिया, नोट करेंगे। इट इज यूज्ड
अभी किनको लीज, इट इज यूज्ड फॉर द फीमेल्स who cannot produce ova. It is used in female who cannot produce ova but can provide, who cannot produce ova but can provide suitable environment but can provide suitable environment for the fertilization and further development of embryo in fallopian. फुल स्टॉप। समझ गए? तो ये एक मदर है जो एग तो नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, लेकिन उसका यूट्रस बेबी कैरी करने के लिए परफेक्ट है, उसकी फैलोपियन ट्यूब भी फंक्शनल है, सिर्फ क्या है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। तो अब क्या करेंगे, नोट करेंगे, द ओवम फ्रॉम द डोनर फीमेल इज सर्जिकली रिमूव्ड, द ओवम फ्रॉम द डोनर फीमेल इज सर्जिकली रिमूव्ड and introduced in the fallopian tube of, underline करेंगे, fallopian tube of such female, introduced into fallopian tube of such female, full stop। सर पहले पॉइंट में फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन यूट्रस था ना? पहले वाले, हाँ, तो वहां पे Okay, या तो यूट्रस में करेंगे या फिर वहां पे करेंगे, फेलोपियन में करेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली फेलोपियन में करेंगे। अच्छा, पहले वाले में क्या था, डोनर नहीं था, मदर थी, या डोनर भी हो सकती थी, मदर भी हो सकती थी। यहाँ पे तय है कि डोनर ही होगी, मदर नहीं होगी, यहाँ फीमेल डोनर होगी, ठीक है ना। ठीक, तो सर इसको कहाँ पे इम्प्लांट करते हैं? फेलोपियन ट्यूब में? फेलोपियन ट्यूब में। तो डायरेक्ट यूट्रस में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो बेटा फेलोपियन ट्यूब में होता है ना, नहीं समझे। एग और स्पर्म कहाँ पे मीट करते हैं? हेलो, यस सर, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में ना, तो वहां पे क्या Yes, करेंगे, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब सही है, फेलोपियन ट्यूब में एग रख देंगे और स्पर्म वैसे रिलीज होंगे डायरेक्टली, है ना। समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। एक मिनट रुकना, ये देखो, सर गिफ्ट में मतलब मेन आइडिया यही है ना कि वूम दूसरे की होनी चाहिए। हाँ, गिफ्ट में मतलब मेन आइडिया यही है ना कि वूम दूसरी मदर की होनी चाहिए। हाँ, नहीं सर, भाई, वोम कैसे? एग एग एग, अरे भाई देखो, रुको एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ। नहीं सर, मैं डोनर मदर के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ कि उसके रिस्पेक्ट में वूम दूसरी मदर की होनी चाहिए, दूसरी मतलब सरोगेशन वाली मदर की होनी चाहिए। वोम नहीं, मैं समझ नहीं पाया तुम क्या कहना चाह रहे हो। सर सपोज कोई मदर ए है जो अपना एग डोनेट कर रही है, तो उसके खुद के वूम में ये नहीं हो सकता सरोगेशन। ना 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 ना, हाँ, ये ओरिजिनल मदर के ही वोम में होगा, है ना। देखो रुको, डायग्राम, ठीक है, चलो काम चल जाएगा, डायग्राम से काम चल जाएगा, मतलब थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो, समझो बात, यहाँ पर क्या किया, अब देखो इसमें क्या है, समझो, ये जो मदर है ये एक्चुअल मदर है। अब हमने क्या किया, इसका ये क्या हुआ, सिर्फ ओवरी काम नहीं कर रही, ओके है फेलोपियन ट्यूब, ओके है यूट्रस। हमने क्या किया, एग प्लेस्ड इन फेलोपियन ट्यूब, है ना। तो फेलोपियन ट्यूब में हमने क्या किया, एग इंजेक्ट कर दिया फेलोपियन ट्यूब में, ये एग धीरे धीरे यहाँ पे एग यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया। अब क्या हुआ, स्पर्म लिए उसके हस्बैंड के, और स्पर्म हमने क्या किया, इंसेमिनेट कर दिया, यहाँ से स्पर्म जाएंगे और यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर बाकी नॉर्मल प्रोसेस होगी। आप समझ आया? ये सर मतलब गिफ्ट और सरोगेशन अलग अलग चीजें हैं।
सरोगेशन सरोगेशन एक अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। सर मैं वही पर कंफर्म उसमें तो यूट्रस ही हॉस्टाइल होता है। हाँ, उसमें यूट्रस हॉस्टाइल होता है, राइट, उसमें यूट्रस भी हॉस्टाइल होता है। यस सर समझ गया। तो वहां पे तो सरोगेसी में, यहाँ पर क्या है, सिर्फ इतनी सी बात है कि ये फीमेल सिर्फ एग नहीं, ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है इसमें, इसकी ओवरी खराब है ना, बाकी सब प्रोसेस की चल रही है। तो हमने क्या किया, किसी डोनर मदर से ले लिया और यहाँ पे इसका एग रख दिया। अब फेलोपियन में क्यों रखेंगे, क्योंकि भैया फर्टिलाइजेशन तो यहीं पे होगा, है ना। तो और इसके हस्बैंड का यहाँ पे इंसेमिनेशन करा दिया। नेक्स्ट नोट कर लो इसी में एक पॉइंट, सच वुमेन देन एक्सेप्ट स्पर्म, such women then accept sperm from her husband during copulation। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, कॉपुलेशन कॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन सर हाँ, अभी आपने ये लिखा है कि सच वुमेन देन एक्सेस स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड ड्यूरिंग कॉपुलेशन, हाँ। लेकिन जो डायग्राम था उसमें तो स्पर्म और वो ओवम एक साथ थे, वो जो भी था वो। अरे वो डायग्राम में ऐसे दिख रहा है, मतलब ऐसे ये एक साथ दिखा दिया गया, ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ ओके ये सर, मतलब सिर्फ एक ओवम उसके फैलोपियन ट्यूब में हाँ, ऐसे आता है तो हम sperm लोग और आइडियल प्रोसेस बढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि कॉपुलेशन के थ्रू हो, उसका हस्बैंड से लेकर के स्पर्म इंजेक्ट कर दिए गए, ठीक है, क्योंकि एग तो 24 आवर तक ही सर्वाइव करता है, नॉर्मली तो इंजेक्ट ही किया जाता है, ये प्रैक्टिकल चीज है, बट हम लोग पढ़ने के लिए ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। वेट, सर आप वो अभी सरोगेशन भी लिखवाओगे? नहीं वो तो बता दिया तुम्हें, वो तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो सरोगेसी तुमसे पूछा भी नहीं पाया जाएगा। देखो आई क्या बोलते हैं, ICSI, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI आ गया। देखो ICSI क्या होता है, देखो ये ICSI है ना, एक एग पकड़ा, एग को ऐसे ये होल्डिंग पिपेट बोलते हैं ना, चिमटे की तरह होता है, बहुत माइक्रो होता है ये होल्डिंग पिपेट, इससे एग को पकड़ लिया, एग को पकड़ने के बाद ये पोलर बॉडी है एग की, ये oocyte है ना, और ये बार बार जो सेल्स चिपकी रहती है ना, जोना पैलेसिडा, जोना रेडिएटा है ना, वो सब होती है। सीधे स्पर्म लिया और स्पर्म को एक इंजेक्शन पाइप होता है, उसे सीधे इंजेक्ट कर दिया, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमने सीधे सीधे स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ का इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये oocyte है और oocyte को इसको डेवलप कर दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड ICSI, ठीक, नोट करो। in ICSI is the technique to form embryo। ICSI सर ये किस प्रॉब्लम की वजह से करते हैं सर? यहाँ पे फ्यूजन ही नहीं हो पा रहा, दोनों आपस में फ्यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, मिल ही नहीं पा रहे, है ना। तो दोनों का मतलब स्पर्म एक दोनों हेल्दी, बट मतलब आपस में फ्यूजन नहीं हो पा रहा, कोई भी हार्मोनल रीजन की वजह से, किसी भी तरह से। स्पर्म में मोटिलिटी मान लो कम है, ऐसे मान लो स्पर्म में मोटिलिटी कम है, वो वहां तक स्विम करके पहुंच ही नहीं पा रहा है, ऐसा। तो नोट करेंगे, इन दिस टेक्निक, this is the technique to form embryo in laboratory, this is the technique to form embryo in laboratory, in which sperm is directly injected into ovum, sperm is directly injected into ovum, full stop।
full stop. The zygote or early embryo is then transferred. The zygote or early embryo is then transferred by the Gift technique. By the Gift technique in women. ठीक भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। Next, artificial insemination technique. This is the very oldest technique. Artificial insemination. Artificial insemination. देखो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपको सिंपल है। आर्टिफिशियली सीमेन को लिया है ना, और सीमेन को यहाँ पर सर्विक्स, ये देखो ये इंजेक्शन है, इंजेक्शन का ये पाइप है ना, ये पाइप को डायरेक्टली जाकर के है ना यहाँ पर ये सर्विक्स के थ्रू होता हुआ यहाँ पर रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब के पास तक अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है, तो नोट करें, दिस इज द टेक्निक for those female where husband is either unable to inseminate female or have very low sperm count in ejaculate. Full stop. In such cases, semen of husband और donor male दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। In this case, the semen of husband or donor male is first collected and then artificially introduced into either vagina, or into uterus. Is called AIT. ठीक भाई? यस सर। एमिनोसेंटेसिस बता चुका हूं ना मैं आप लोगों को, बताया था ना एमिनोसेंटेसिस, नहीं बताया था? अरे बोलना नहीं बताया था, वरना बहुत मारे जाओगे। एमिनोसेंटेसिस, अरे बताया नहीं था कि एमनियोटिक फ्लूइड से पता लगा लेते हैं क्या है मेल है फीमेल है। हाँ जी, क्या हुआ? कोई बोल ही नहीं रहा। अरे यार पता है तो देखो ना एमिनोसेंटेसिस क्या होती है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं बात कर रहा था मेल बेबी है फीमेल बेबी, कैसे पता करते हैं एमिनोसेंटेसिस से? याद है ना एमिनोटिक फ्लूइड बोला था, क्या है देखो एमिनोसेंटेसिस है। सर ये डायग्राम नहीं दिखाया था। डायग्राम नहीं दिखाया था भाई,
देखो ये तो अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर करके पता लगा देते हैं, बच्चे के डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इमेज लेते हैं। एमिनोसेंटेसिस में क्या करते हैं, याद है ना, यहाँ एमिनोटिक फ्लूइड में बच्चा तैर रहा होता है, तो बताया तो था एमिनोटिक फ्लूइड होता है ना। एमिनोटिक फ्लूइड में बेबी तैर रहा है, मैंने बताया था कि एमिनोटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, एमिनोटिक फ्लूइड को बायोकेमिकल एनालिसिस करते हैं, है ना, और इससे पता लगा देते हैं, ठीक है। और इससे पता लगा देते हैं कि मेल है या फीमेल है, एक तो ये पता लगाते हैं। दूसरा, इसकी सेल को कल्चर करके डीएनए और क्रोमोसोम के एनालिसिस करके बता देते हैं कि बच्चे को कोई डिजीज तो नहीं है, कोई क्रोनिक डिजीज, हेल्दी है कि नहीं है, क्या डिफेक्ट है, ये बता देते हैं। इस प्रोसेस को एमिनोसेंटेसिस कहते हैं। ठीक भाई, यस सर। नोट कर लो। This is diagnostic technique to determine. This is diagnostic this is diagnostic technique to determine. This is diagnostic technique to determine the genetic disorder, if any. सर अभी आपने क्या बताया? मेरा ये लेफ्ट एमिनोसेंटेसिस, ये मैंने बताया था एमिनोसेंटेसिस। तो एमिनोसेंटेसिस क्या होती है कि ये बताया था ना, एमिनोटिक फ्लूइड होता है बच्चे में, ये वोम के अंदर आया था ना, पढ़ा था ना हम लोगों ने। यस सर। तो एमिनोटिक फ्लूइड को सिरिंज से निकाल लेते हैं, उसको कल्चर करते हैं, बायोकेमिकल एनालिसिस करते हैं, और इससे बता लेते हैं कि बच्चे में किसी तरह का डिजीज, किसी तरह का हेल्थ डिफेक्ट या किसी तरह का डिफेक्ट तो नहीं है, और दूसरा बताते हैं कि मेल है या फीमेल है। तो डेफिनेशन है, एमिनोसेंटेसिस इज डायग्नोस्टिक आपने टेक्निक। इंसेमिनेशन बता दिया? हाँ, वो क्या आउट हो गई थी क्या उस समय? यस सर। अच्छा चलो बता देता हूँ, अभी दोबारा समझा दूंगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लिखा भी नहीं होगा? नो सर। चलो अच्छा ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, एमिनोसेंटेसिस नोट कर लो, डायग्नोस्टिक टेक्निक टू डिटरमाइन genetic disorder if any, and the sex of fetus, full stop। next point लिखो, at an early stage of pregnancy। सर डिटरमाइन क्या बोला आपने? determine the sex of fetus। अच्छा, determine the sex of fetus and genetic disorder if any। next, at early stage of pregnancy, that is in 14th to 15th week, the location of placenta and fetus is determined by sonography। ये अल्ट्रासाउंड कहते हो, सोनोग्राफी, ठीक है। ओके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दिखा देता हूँ मैं, क्या है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये था reproductive health। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में या तो मैंने बताया था, इसमें या तो हस्बैंड का और या किसी डोनर का, तो हस्बैंड का भी हो सकता है और डोनर का भी हो सकता है, किसी का भी स्पर्म, या तो पहले नंबर हम उसको वेजाइना में उसको इंसेमिनेट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं इंजेक्शन की हेल्प से, और या फिर दूसरा हम क्या करते हैं, इसको यूट्रस में इंसेमिनेट कर देते हैं। तो दो टेक्निक, दो जगह, दो में से कहीं पे भी रिलीज कर दिया जाता है और नेचुरली जाकर के फिर ये स्पर्म फ्यूज होते हैं। इसको हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, है ना, नोट कर लो। In this technique, where husband is either unable to inseminate, in this technique, where husband is either
unable to inseminate or has very low sperm count or has सर very low इंसेमिनेट का क्या मतलब होता है? inseminate का मतलब होता है टू रिलीज स्पर्म, है ना। ओके सर। तो हस्बैंड मतलब फीमेल अगर स्पर्म नॉर्मली नेचुरली यहाँ पे रिलीज होता है, अगर मेल यहाँ पे किसी भी कारण से रिलीज ही नहीं कर पा रहा है, मतलब स्पर्म यहाँ पे रिलीज ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, inseminate the female or have very low sperm count in ejaculation or have very low sperm count in ejaculation. Full stop. In such cases, semen of husband or donor, in such cases, semen of husband or donor husband or donor male is first collected, then artificially introduced in either vagina or into uterus. ठीक भाई, that's it for this chapter. We have completed this chapter. तो हमारा हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया. Now the next chapter is the most valuable and most important chapter of complete biology. ठीक भाई, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। कोई डाउट हो पूछिए, कहीं पे पूरे चैप्टर में आपको कहीं पे कोई डाउट हो पूछ लीजिए, किसी भी पॉइंट पे पूरे सर एक चैप्टर 3 का क्वेश्चन था। बताओ बेटा। सर उसमें जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन था, हाँ सर उसमें एक क्वेश्चन दिया था असाइनमेंट में कि ओवरी से क्या रिलीज होता है, तो आपने बोला था कि इसको हम ओवम नहीं कहेंगे, ओवम तो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, तो सर हम उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी oocyte क्या था, ये था ना सर प्राइमरी oocyte क्यों नहीं होगा वो? प्राइमरी oocyte। हाँ ओके सर, क्योंकि इसमें आंसर उन्होंने सेकेंडरी oocyte दे रखा है। एक मिनट रुकना, नहीं प्राइमरी oocyte ही होगा, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। यस सर। लेट मी चेक इट। ये रट्टा मारने वाली चीज, ये रटना ही, मैं वो डायग्राम पूरा रटना पड़ेगा, रट के रखना एकदम से, उसका कोई और ओके तरीका नहीं। हाँ वो क्रैम करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने वो डायग्राम बहुत, वैसे प्राइमरी oocyte होगा। क्या था क्वेश्चन, क्या था? कि which of the following is released from the ovary, ऐसे करके था उसमें, ऑप्शन थे प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte ही होगा, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में वो पॉज हो जाता है, जब रिलीज होता है ना तो मियोसिस स्टार्ट होती है और पॉज हो जाता है, याद है? डायग्राम देखना, डायग्राम है अभी आपके पास? सर लिखवाया आपने, सेकेंडरी oocyte स्टार्ट्स अंडरगोइंग द सेकंड मेयोटिक हाँ, डिवीजन। सेकेंडरी oocyte वो मियोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड रेस्टिंग स्टेज, है ना, तो वहां पे पॉज हो जाता है। पॉज हो जाने के बाद क्या होता है, जब स्पर्म एंट्री करेगा तब सेकेंडरी oocyte डिवाइड होकर ओवम में कन्वर्ट होगा, याद है? लेकिन रिलीज तो सेकेंडरी कैसे होगा? देखो ना, सर पहले तो एक था प्राइमोर्डियल जर्म सेल, क्या था प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो फर्स्ट उसका सबसे रुको, पहला अच्छा था साइकिल। रुको एक मिनट यार, मैं आपको ये मतलब दिखा ही देता हूँ, होगा ना तो अभी फोल्डर में डायग्राम तो होगा, डायग्राम तो जो मैंने आपको पढ़ाया होगा ना वो तो होगा मेरे पास ना, मैं वही से क्लियर कर देता हूँ ज़्यादा अच्छे से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मैंने कौन सा डायग्राम पढ़ाया था, ये बात पढ़ा, देखो
अपन ने ये वाला डायग्राम डिस्कस किया था ना, है ना? यस सर, यस सर। देखो सब लोग आपको ये वाला हुआ है ना, अकर्स ईच मंथ एट ओवरी एट फॉर प्यूबर्टी। हाँ ये देखो पहले क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुई है ना, फर्स्ट पोलर बॉडी अच्छा। बनी और क्या बना? तो सर ये ऊपर तो मतलब अनबॉर्न फीमेल बॉडी का ही चल रहा था। हाँ हाँ ये तो अनबॉर्न का बन रहा था है ना, ओव्यूलेशन, ये देखो लिखा है ना यस ओव्यूलेशन सर। ना। तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बना। अब इस लेकिन Yes. सेकेंडरी oocyte कंप्लीट नहीं हो पाया है ना, मियोसिस फर्स्ट में यहीं पे क्या हुआ, पॉज हो गया। जब स्पर्म एंट्री करेगा तो फर्दर बढ़ेगा, वरना इसी स्टेज में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना? तभी ओव्यूल। ओके सर, ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, और कोई डाउट भाई किसी को? आर्यन, आर्यन को डाउट बेटा? हर्षित एनी डाउट? नो सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, और हम लोग जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। वेलकम, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।